गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है मार्च 12 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए, आज हम लोग 4 टॉपिक करेंगे, लेकिन 4 टॉपिक में से आज हम लोगों ने 2 एडिटोरियल यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। और एक वाला एडिटोरियल जो है वो हम लोग कल से करेंगे, क्योंकि बेंगलुरु के अंदर काफ़ी ज़्यादा वाटर स्कार्सिटी चल रही है। बहुत ज़्यादा बहुत सारे लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। अनफॉर्चुनेटली लोग जो है बाहर से पानी मंगवा रहे हैं। तो बेंगलुरु के अंदर ऐसा पर्टिकुलर इशू क्या हुआ है, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी हम लोग पढ़ेंगे इंडिया में जो वाटर स्कार्सिटी है। तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है मेंस के परस्पेक्टिव से। यहाँ से ऑलरेडी 2021 में क्वेश्चन भी आ चुका है, इसको हम लोग देखेंगे। उसके अलावा 4 यूरोपियन कंट्री के साथ हम लोगों ने फ्री ट्रेड पैक्ट अभी कर लिया है इंडिया ने। उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और ये वाला टॉपिक भी काफ़ी डिटेल में हम लोग करने वाले हैं। इंडिया को क्या एडवांटेज होगा, क्या एडवांटेज नहीं होगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडिया ने कई सारी कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया है, लेकिन जितना एडवांटेज मिलना चाहिए था उतना क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह के पर्सपेक्टिव हम लोग यहाँ पे करेंगे। आप इसको भी एक तरह से एडिटोरियल के बराबर ही मान सकते हो ये भी, क्योंकि मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। उसके अलावा डेमोक्रेसी को लेकर छोटा सा टॉपिक है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा जजेस, कई लोग क्या करते हैं, जजेस वो रिटायरमेंट के तुरंत बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं, या कई बार वो रिजाइन ही इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है। तो आजकल ये मामला चल ही रहा है, कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जज ने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे कि जजेस को क्या ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इससे क्या इश्यूज हो सकते हैं। ये भी हम लोग आज के एडिटोरियल से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। लेकिन मैं फ्रंट पेज पे देख लेते हैं क्या बन रही है बात। और ये टॉपिक हम लोगों ने किया भी है अच्छे से बहुत। इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला टॉपिक हम लोग बहुत कर चुके हैं, और अभी आपको ये भी पता है इलेक्ट्रल बॉन्ड वाली स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। और एसबीआई को टाइम दिया गया था, भैया जल्दी से जल्दी आप जो है वो डिटेल प्रोवाइड करवाइए। और लेकिन एसबीआई ने मना कर दिया था। उनका कहना था, सर मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं जून के बाद आपको करवा दूंगा, क्योंकि उसमें काफ़ी समय लगता है। लेकिन उस एसबीआई की रिक्वेस्ट को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुझे आज ही, जल्दी से जल्दी आज सारी डिटेल चाहिए। ये उन्होंने कहा है कि भैया को आपको कितना पैसा मिला वो हमें बताइए। उस पैसे को, वो पैसा कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को मिला, ये आप हमें बताइए। उस पॉलिटिकल पार्टी ने उस पैसे में से कितना कैश करवाया है, ये आप हमें बताइए। और ये आज आपके पास सिर्फ आज का दिन है, तो आज 12 मार्च हो गई है, आज शाम को 5 बजे तक ये उनके पास आना चाहिए। अब देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग माहौल यहाँ पे बनता जा रहा है। और लेट्स सी, खैर आपने अपने टॉपिक बढ़ते हैं। ये देखिए, इंडिया ने जो है 4 कंट्रीज के साथ, आइसलैंड, लिंचेस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, इनके साथ किया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। काफ़ी समय से हम लोग कोशिश कर रहे थे और फाइनली ये अचीव हम लोग कर चुके हैं। लेकिन इसका मतलब उन्होंने क्यों किया हमारे साथ, हमने क्यों किया है, सीधी सीधी सी बात है। $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अगले 15 सालों में इन कंट्री से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हमें तो बहुत बड़ा एडवांटेज है। $100 बिलियन बहुत होता है। 1 मिलियन से ज्यादा जॉब्स क्रिएट होने के चांसेस हैं अगले 15 सालों में। 10 लाख से ज्यादा जॉब क्रिएट होंगे इंडिया में। यहाँ से पैसा आएगा, तो इसलिए हम लोग कर ही रहे हैं। उसके अलावा हमारा जो सर्विस सेक्टर है, खासकर आईटी सेक्टर, बिजनेस सर्विसेज, पर्सनल, कल्चरल, स्पोर्टिंग, रिक्रिएशनल सर्विसेज वगैरह, टूरिज्म भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। गेमिंग आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। जिस तरह से गेमिंग का कल्चर बढ़ रहा है, उन कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा गेमिंग जो है वो कंपनीज होती हैं। यहाँ पे एक इंडिया को प्रोस्पेक्ट नजर आता है फ्यूचर में, और कुछ ना कुछ हम बढ़िया यहाँ पे कर सकते हैं। उन कंट्रीज को क्या एडवांटेज है, उनको तो बहुत एडवांटेज है, क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटी कम हो जाएगी, सीधी सी बात है। उन कंट्री से जो इंडिया में सामान आता है या हमसे वहाँ पे जाता है, और ज़्यादा जाएगा। राइट, जैसे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, मशीनरी, वॉचेस, फर्टिलाइजर, मेडिसिन, केमिकल प्रोडक्ट्स, मिनरल्स, फिशेस वगैरह, उनका तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, अच्छी बात है। हालांकि हम लोगों ने यहाँ से डेयरी वगैरह को इंक्लूड नहीं किया है, कोल को इंक्लूड नहीं किया है, और कुछ सेंसिटिव एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वगैरह भी हम लोगों ने फिलहाल यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए हैं, क्योंकि इससे डिस्टोर्शन हो सकता था। बट उन कंपनी का एडवांटेज है, उनसे जो चीज़ें इंडिया में आएंगी उनके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी कम लगेगा, ना के बराबर लगेगा, जीरो लगेगा। तो उनकी मार्केट एक्सपेंड होगी। और इंडिया तो इतनी बड़ी मार्केट है, हर कोई इंडिया की एक्सेस चाहता है ना। इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है, लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़ रही है, हम लोग विदेशी प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली उनको बेनिफिट होगा, उनको मार्केट मिलेगी, एक्सपेंशन होगा। राइट, और वो अपनी
कंट्रीज अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अभी जैसे वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हैं, राइट, या फिर कुछ अफ्रीकन कंट्रीज पे फोकस करते हैं, अमेरिकन कंट्रीज के ऊपर फोकस करते हैं, दूसरी यूरोपियन मार्केट के ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन कोविड के बाद से जिस तरह से मार्केट श्रिंक हुई है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है एंड ऑल दैट, उसकी वजह से और चाइना के साथ जिस तरह से ट्रेड वॉर चल रहा है यूरोप का, तो वो भी चाहते थे कोई नया मार्केट का एक्सेस हमें मिले। तो इंडिया से बढ़िया मार्केट क्या हो सकती है? ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है, तो ऑब्वियसली तो उनको यहाँ पे कुछ ना कुछ नजर आया होगा, तो इसीलिए उनको भी एडवांटेज होगा। लेकिन इतना सारा एफटीए वगैरह हम लोग करते हैं और कई सारी कंट्री के साथ बातचीत भी चल रही है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हम लोगों ने किया, यूएई वगैरह के साथ हम लोगों ने किया, बट फिर भी इन एफटीएज का उतना एडवांटेज इंडिया को क्यों नहीं मिल पा रहा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का ये कहना है कि जितना भी एफडीए इंडिया करता है, उसका सिर्फ 24 या 25% ही हम लोग अचीव कर पाते हैं, जो कि वर्ल्ड में वन ऑफ द लोएस्ट है। इसका रीजन क्या है? क्यों हम लोग एफटीए करने के बावजूद भी वो एडवांटेज नहीं ले पाते जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे? इसके देखिए कई सारे रीजंस हो सकते हैं, कई सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, क्या रीजंस इसके हो सकते हैं। देखिए इसका एक रीजन हो सकता है जिसे हम लोग कहते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इन्वर्टेड ड्यूटी, इसका मतलब ये हुआ, जैसे एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान के चलिए जैसे हम लोगों ने बांग्लादेश, चलो फिलीपींस मान लो, ठीक है, फिलीपींस से इंडिया ने कॉटन मंगवाया, मानिए, ठीक है, रॉ कॉटन मंगवाया है हम लोगों ने। उस रॉ कॉटन के ऊपर जो टैक्स है दैट इज 10%। लेकिन फिलीपींस से अगर एक कॉटन शर्ट हम लोग मंगवाते हैं, कॉटन शर्ट, उसका टैक्स है ओनली 7%। समझे? इसका मतलब यह है कि जो टैक्स इनपुट है, रॉ मटेरियल के ऊपर जो टैक्स है, दैट इज मोर देन द फाइनल प्रोडक्ट। यस, इसका मतलब तो यही हुआ। तो भाई सीधी सी बात है, एक इंडियन मैन्युफैक्चरर है, वो कॉटन क्यों मंगवाएगा फिलीपीन से? उसको कोई एडवांटेज ही नहीं है। वो तो सीधा फिनिश शर्ट मंगवाएगा, फाइनल शर्ट मंगवाएगा, क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ 7 टैक्स पे करना पड़ रहा है। अब वो कॉटन को लेके आएगा, पहले उसके ऊपर 10% टैक्स देगा, उसके बाद इंडिया में आकर उसको मैन्युफैक्चर करेगा, उस पर भी खर्चा होगा, फिर जाके उसको कहीं वो बेचेगा। तो इंडिया की शर्ट तो फिलीपींस वाली शर्ट से डबल ट्रिपल महंगी हो जाएगी ना, तो उसको क्यों खरीदेंगे? उसकी डिमांड ही नहीं होगी मार्केट में। इसे कहते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी, जब रॉ मटेरियल के ऊपर टैक्स ज्यादा होता है रादर देन फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को उतना ज्यादा एडवांटेज हम लोग नहीं ले पाते जितना ले सकते थे। यहाँ पे एक और बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसे कहते हैं रूल ऑफ ओरिजिन। रूल ऑफ ओरिजिन की बात करते हैं। इस केस में कई बार पता क्या होता है, जैसे चाइना है। अब देखिए चाइना के साथ इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो नहीं है, चाइना के साथ इंडिया का थोड़ा ट्रेड वॉर भी चलता है। तो चाइना के ऊपर हम लोग ना ड्यूटी लगा सकते हैं, इसे डंपिंग ड्यूटी बोलते हैं, ठीक है, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, डंपिंग ड्यूटी, टैक्सेस वगैरह लगा सकते हैं। तो चाइना के प्रोडक्ट पे हम लोग ज़्यादा टैक्स लगा सकते हैं, क्योंकि चाइना के प्रोडक्ट बहुत सस्ते होते हैं इंडिया में, तो इंडियन मार्केट को खराब कर देते हैं, तो उसके ऊपर हम डंपिंग ड्यूटी लगा देते हैं काफ़ी ज़्यादा। लेकिन चाइना क्या करता है? रीराउटिंग करता है। समझ रहे हो? रीराउटिंग का मतलब क्या होता है? अब चाइना से इंडिया में प्रोडक्ट नहीं आएगा, चाइना वाले क्या करेंगे, वियतनाम में अपने प्रोडक्ट की रीब्रांडिंग करेंगे, और वो करते भी हैं, हर कंट्री कर रही है। वो चाइना से प्रोडक्ट आएगा वियतनाम में, वियतनाम में उसकी रीब्रांडिंग होगी, और वियतनाम से वो फिर इंडियन मार्केट के अंदर एंट्री करता है। अब क्योंकि मान लो वियतनाम के साथ इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जो कि एक एशियन कंट्री है, तो इसमें हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप लीगली बाइंडिंग हो चुके हो, आपको उनको इंपोर्ट ड्यूटी जीरो करनी ही पड़ेगी। लेकिन एक्चुअली तो मान लो चाइना से आ रहा है, तो चाइनीज प्रोडक्ट इंडिया में एंट्री कर रहा है थ्रू दिस री राउटिंग। तो एक री रूल ऑफ ओरिजिन की वजह से भी जो है इंडिया इनका बेनिफिट नहीं उठा पाता। हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर तो लेते हैं, लेकिन हम लोग उन पे 0% ड्यूटी नहीं लगा पाते हैं, तो जिसकी वजह से इंडिया में जो होना चाहिए था वो बेसिक चीजें यहाँ पे हो नहीं पाती हैं। उसके अलावा हमारे जो ट्रेडर्स हैं, थोड़ी गलती इनकी भी है। ट्रेडर्स में जो है भैया अवेयरनेस की बहुत कमी है हमारे यहाँ।
अवेयरनेस की बहुत कमी है। हमारे यहाँ पे रिसर्च नहीं हो रही है, मार्केट रिसर्च नहीं होती है। इंडियन जो ट्रेडर्स हैं वो मोस्टली क्या करते हैं, जो उनका कन्वेंशनल जो ट्रेडिशनल जो मार्केट्स हैं उन्हीं पे फोकस कर रही हैं, कुछ नया रिसर्च नहीं कर रही हैं, कुछ नए प्रोडक्ट्स नहीं बना रही हैं, कुछ नई मार्केट्स में एक्सेस लेने के लिए तरीके नहीं कुछ खोज रही हैं। वही पुराने तरीके से जो चल रहा है वो चलता ही रहता है। अरे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपने किया, मान लो अभी स्विट्जरलैंड के साथ किया, तो स्विट्जरलैंड की मार्केट समझिए, उसमें थोड़ा रिसर्च करिए, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या उनकी पसंद है, क्या उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, राइट? वो सब तो करना ही पड़ेगा। हमारे यहाँ पे ट्रेडर्स के अंदर वो कमी है कि हम लोग रिसर्च R&D पे पैसा खर्चा ही नहीं करते हैं, सेफ खेलते हैं, थोड़ा रिस्क फैक्टर कम है, रिसर्च फैक्टर कम है। ये भी बहुत बड़ा रीज़न है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के फेलियर होने का। एक और यहाँ पे बहुत बड़ा रीज़न नज़र आता है, जिसे आप कह सकते हो नॉन टैरिफ बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर जो होते हैं। अब जैसे मान लो इंडिया ने स्विट्जरलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, तो इसका मतलब कानूनी रूप से उनके ऊपर हम लोग टैक्स तो नहीं लगा सकते, टैरिफ तो नहीं लगा सकते, लेकिन नॉन टैरिफ बैरियर तो लगा ही सकते हैं। नॉन टैरिफ बैरियर का मतलब ये है, आप समझ लिए कि जैसे अब स्विट्जरलैंड को किसी इंडिया के प्रोडक्ट को रोकना है, तो वो लोग क्या करेंगे? वो कहेंगे भाई आपके इस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं इसको अलाउ नहीं करूँगा। इसकी प्रोडक्ट की जो है क्वालिटी बहुत घटिया है, इसलिए मैं इसको इम्पोर्ट नहीं करवाऊँगा। इसके अंदर जो फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर रहे हो, वो फर्टिलाइज़र मेरी कंट्री में बैन है, इसलिए मैं इसको अलाउ नहीं करूँगा। जो आप मुझे प्रोडक्ट भेज रहे हो ये जीएम प्रोडक्ट है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट है, तो इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। इस तरह के बहुत सारे नॉन टैरिफ बैरियर्स जो है कंट्री यूज़ करती हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बावजूद भी। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो बेनिफिट इंडिया उठाना चाहता था या किसी भी कंट्री को उठाना चाहिए, वो नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हमारा जो सक्सेस रेट है दैट इज़ ओनली 24%, ऐसा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है। ठीक है, चलो आई थिंक थोड़ा-थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा था। अब बढ़ते हैं थोड़ा-सा वाटर क्राइसिस के ऊपर। बेंगलुरु में है ये भैया, बहुत हालत ख़राब हो गई है, ठीक है? पीने के लिए पानी नहीं है, कपड़े धोने के लिए पानी नहीं है, ठीक है? गाड़ियाँ साफ़ करने के लिए, सैनिटेशन के लिए पानी वहाँ पे नहीं आ रहा है। बहुत सारे इश्यूज़ बेंगलुरु में इस समय क्रिएट हो गए हैं। बेंगलुरु की बात कर लेते हैं पहले, फिर इंडिया की बात भी कर लेंगे। क्या रीज़न है बेंगलुरु में ये सब हो रहा है? एक तो ना इस बार आपको पता है कि एल नीनो की वजह से वैसे भी रेनफॉल काफ़ी कम हुआ था, राइट? तो कई सारे रिवर्स जैसे कबानी, हेमावती, हेरांगी, जो कि वहाँ पे जो लेक्स हैं, ठीक है? इवन कावेरी रिवर जो वहाँ पे वाटर प्रोवाइड करवाती हैं। बिकॉज़ रेनफॉल कम हुआ है, मानसून कम था इस बार, तो इसकी वजह से इनके अंदर पानी ही नहीं रहा, तो रेज़र्वोयर सूखे पड़े हुए हैं। एक तो बहुत बड़ा फैक्टर ये ना, और अभी तो भैया गर्मियाँ शुरू हुई हैं, अभी तो पार्टी बाकी है, देखना भी गर्मी में हालत क्या खराब होगी। तो ये बड़ा कंसर्न का मुद्दा है, तो एक तो ये रीज़न आप मान लीजिए। ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज़ लगातार वहाँ पे डिप्लीट हो रहे हैं, क्योंकि अर्बन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुआ है पिछले 1 डेकेड के अंदर। अब अर्बन ग्रोथ होगा, पानी तो चाहिएगा, कहाँ से आ रहा है पानी? बहुत सारा पानी ग्राउंड वाटर से भी आ रहा है। तो आपके रेज़र्वोयर्स जो ग्राउंड वाटर जो रेज़र्वोयर्स थे वो सूख गए हैं आपके। बोरवेल आपके बिल्कुल खाली हवा दे रहे हैं, पानी उनके अंदर आ ही नहीं रहा है। सूख गए हैं आपके वेल्स, कुएँ सूख गए हैं आपके। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी इनएडिक्वेट है। जिस तरह से रेट ऑफ अर्बनाइज़ेशन बढ़ा है बेंगलुरु में, उस हिसाब से वहाँ पे जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर था वो नहीं बढ़ा। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट थे जो बनने वाले थे, लेकिन बन नहीं पाए। जैसे कावेरी प्रोजेक्ट था फ़ेज़ 5, वो मई 2024 में बनना था, लेकिन शायद इसमें 2 साल और लग जाएँगे। जो सीवेज वाली समस्या थी, वो पूरी तरह से सोल्व नहीं हुई है। कंक्रीटाइज़ेशन बढ़ गया है, ग्रीन पैचेज़ कम हो गए हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सकता था, वो समस्या हो गई। एल नीनो वाला मैंने आपको बता ही दिया है, तो बहुत बड़ा फैक्टर था ही खैर इस बार। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ी है, बेंगलुरु की पिछले 1 डेकेड के अंदर। अब उनसे क्या हुआ? पॉल्यूशन वगैरह हुआ। अब पॉल्यूटेड पानी तो हम नहीं पी सकते,
और जो पानी पोल्यूटेड है उसका प्रॉपर तरीके से ट्रीट भी नहीं कर रहे हो, तो उस वजह से पानी की कमी हो गई। उसके अलावा कई सारे इंटर स्टेट रिवर्स वहां पे हैं, उनके बीच में आपस में डिस्प्यूट चलता रहता है, कर्नाटका का कभी तमिलनाडु के साथ, कभी केरला के साथ, राइट। वो इश्यूज चलते रहते हैं जिसकी वजह से उस तरह से प्रॉपर एफर्ट ले नहीं पाते हैं गवर्नमेंट जो लेना चाहती हैं। पॉपुलेशन प्रेशर तो आपको पता ही है। 2011 के अंदर बेंगलुरु की जो पॉपुलेशन थी दैट वाज 8.7 मिलियन। 2021 में, अगले 10 साल में, इट इज 12.6 मिलियन। अब अभी तो मान के चलिए 14 मिलियन के आसपास हो ही गई होगी। तो ऑलमोस्ट डबल पॉपुलेशन हो गई है पिछले 10-11 सालों में। तो अब पानी तो कहीं से बढ़ेगा नहीं, मानसून तो जो आ रहा था वही आएगा, वो तो डबल नहीं हुआ है ना। तो इस वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सप्लाई पहले जितनी ही है। और एलिनो वगैरह के, क्योंकि आजकल क्लाइमेट चेंज की वजह से ज़्यादा ही आ रहे हैं, तो उसकी वजह से और इश्यूज क्रिएट हो गए। बारिश कम हो रही है, होती है तो अनइवन होती है डिस्ट्रीब्यूशन। वो डिमांड सप्लाई का जो गैप है ना, वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये तो कुछ रीजंस हैं बेंगलुरु के अंदर जो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। लेकिन वाटर स्कार्सिटी सिर्फ बेंगलुरु का एक यूनिक फंक्शन वो नहीं है किसी पर्टिकुलर सिटी का, पूरे इंडिया में ही वाटर स्कार्सिटी है। 54% ऑफ इंडिया फेसेस एक्सट्री हाई टू एक्सट्रीमली हाई वाटर स्ट्रेस। 54%, कितनी सोचने की बात है। जो रेड जोन आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं वहां तो हालत ही खराब है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पार्ट ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश, पार्ट ऑफ यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, हालत कितनी खराब है, राइट। तो इंडिया दुनिया का सिर्फ 4% ही वाटर रिसोर्स हमारे पास है। 17-18% वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडिया है। पॉपुलेशन देखिए 18% चली गई है, और पानी कितना है, ओनली 4%। तो डिमांड सप्लाई का गैप तो होगा ही। उसके बीच में से कितना सारा पानी पोल्यूटेड है, हम ट्रीट नहीं करते हैं, वेस्ट बहुत ज्यादा होता है। वो तो फैक्टर अलग ही हो गए। इस 4% में भी पोल्यूशन, सीवेज, लैक ऑफ ट्रीटमेंट, वो सब भी आ गया। तो एग्जैक्टली पीने लायक तो 2% भी नहीं है। 18% पॉपुलेशन डिमांड कर रही है, और इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है, पानी की डिमांड ज्यादा होती है। एक तो इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है। उसके अलावा अगर आप रेनफॉल की बात करें तो 3 से 4 महीने ही इंडिया में बारिश का सीजन होता है। 70% रेनफॉल इंडिया में सिर्फ 3 से 4 महीने होती है मानसून के टाइम पे। बाकी 8-10 महीने तो सूखा ही है लगभग लगभग। बाकी तो 30% ही हो रही है उसमें तो। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है। और अगर आप 2023 की बात करें तो 42% ऑफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंडिया में पिछले साल बारिश जो है वो बिलो नॉर्मल हुई है। तो पानी ही नहीं बरसेगा तो पानी आएगा कहाँ से। बाकी वाटर क्वालिटी के कंसर्न्स तुम्हारे यहाँ पे वो तो आपको पता ही अच्छे से। ग्राउंड वाटर जो है बहुत नीचे जा रहा है, खासकर नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 5 मीटर पानी नीचे चला गया है। 5 मीटर। पंजाब में तो 10 मीटर पानी नीचे चला गया वाटर टेबल। कितनी बड़ी बात है ये। तो इस जनरेशन को ही पानी नहीं मिलेगा, नेक्स्ट जनरेशन तो आप छोड़ ही दो। तो सस्टेनेबिलिटी का तो यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि भाई नेक्स्ट जनरेशन का भी आप टेक केयर कर सकते हो, नेक्स्ट जनरेशन भी सर्वाइव कर सकती है। लेकिन यहाँ तो लगता है यही जनरेशन नहीं कर पाएगी, नेक्स्ट तो दूर की बात है। वाटर लेवल इतना नीचे जा रहा है तो पानी कैसे पियेंगे। अब इसका सीधा सीधा फर्क जो है वो फूड सिक्योरिटी पे भी पड़ने वाला है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पूरी तरह से हैम्पर होगी। वाटर गजलिंग एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा। इंडिया की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, और हमारी आधी से ज्यादा एग्रीकल्चर सिर्फ और सिर्फ मॉनसून पे डिपेंड करती है। और इतना कम पानी इंडिया में आ रहा है इरिगेशन के लिए, उसके बावजूद भी पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स लगा रहे हैं, शुगर केन लगा रहे हैं हम यहाँ पे, राइस पैडी लगा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये। उसकी वजह से हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर सस्टेनेबल नहीं है। इंडस्ट्री तो छोड़ दी, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर तो एग्रीकल्चर ही यूज करता है। सबसे ज्यादा तो पानी एग्रीकल्चर सेक्टर ही यूज करता है, और वो एग्रीकल्चर सेक्टर सस्टेनेबल नहीं है। कुछ तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी हैं, इतना ज्यादा हम लोग पावर पे सब्सिडी देते हैं, ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइट हो ही रहा है, हो ही रहा है। मतलब किसान को बिल नहीं देना है, बिजली का बिल है ही नहीं, जीरो है।
तो वो क्या करेंगे, ग्राउंड वाटर को एक्सट्रीमली ज़्यादा यूज़ करेंगे, ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे। व्हीट, शुगर केन, राइस ग्रो उन एरिया में हम लोग कर रहे हैं जहाँ पे उसकी ज़रूरत भी नहीं है। जहाँ पे हम लोग मिलेट्स लगा सकते थे, बाजरा लगा सकते थे, लगाते ही नहीं। तो इंडिया का जो वाटर फुटप्रिंट है एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो इंडस्ट्रियल फुटप्रिंट से बहुत ज़्यादा है। ये सब फैक्टर हैं जिसकी वजह से इंडिया में वाटर स्कार्सिटी एक बहुत बड़ा इशू है, राइट? उसके अलावा भाई नेचर ने जो क्लाइमेट चेंज है वो तो साथ के साथ चल ही रहा है अनफॉर्चुनेटली। चलिए, लिबरल डेमोक्रेसी हैज़ डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली इन इंडिया। तो एक रिपोर्ट आती है वी डेम, उसको बोलते हैं, वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी। ये हर साल डेमोक्रेसी की रिपोर्ट निकालती है और हर साल इंडिया का रैंक जो है वो डाउन जा रहा है। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि ये जो रिपोर्ट के लिए जो सर्वे किए जाते हैं, वो आम जनता से सवाल नहीं पूछते हैं, वो स्कॉलर्स से सवाल पूछते हैं। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, ठीक है, वहाँ पे उनसे सवाल पूछते हैं। तो दुनिया भर से 4200 स्कॉलर से क्वेश्चंस पूछे गए कि बताइए इस कंट्री के अंदर आपको क्या लग रहा है? ठीक है, क्या आपको लग रहा है कि आपकी कंट्री में डेमोक्रेसी है? क्या आपको लगता है यहाँ पे माइनॉरिटी राइट्स हैं? क्या आपको लगता है यहाँ पे जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो ईमानदार है? ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। 42 के आसपास क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस पे जो है वो चीज़ें जो है पूछी जाती हैं आपसे। और ये स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटी, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, साइंटिस्ट, ऐसे लोगों से पूछा जाता है। उस बेसिस पे ये सवाल यहाँ पे निकाले जाते हैं, मतलब ये रैंक दिया जाता है। तो इंडिया व्हिच वाज डाउनग्रेडेड द स्टेटस ऑफ द इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इन 2018, 2018 में इंडिया का रैंक डाउन हो गया था। हमें कहा गया था भी हम तो इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी हैं। मतलब इसका ये है कि है तो हम डिक्टेटरशिप, लेकिन इलेक्टोरल हैं। राजा महाराजा नहीं बैठे यहाँ पे गद्दी पे। हाँ, तो इलेक्शन के थ्रू रहे हैं, लेकिन है ऑटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप टाइप का, ऐसा उन्होंने कहा था। अब ये रिपोर्ट इन्होंने इशू कर दी है, इसमें इंडिया का रैंक उन्होंने और डाउन कर दिया। कहता है इंडिया इज वन ऑफ द वर्स्ट ऑटोक्रेसीज, वन ऑफ द वर्स्ट, ऐसा उन्होंने इंडिया के बारे में कहा है। हालांकि यह रिपोर्ट उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि बहुत ज़्यादा सीरियस मत ले लेना इसको, ठीक है। बहुत सारी बायसनेस इसके अंदर होती है, बिल्कुल होती है। और एग्जाम के परस्पेक्टिव से भी ये एज सच रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको हाँ ये पता होना चाहिए कि ऑटोक्रेसी क्या होती है, कैसे काम करती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट क्या हैं, डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है, कौन से फैक्टर उसके लिए होने चाहिए सर्वाइव करने के लिए। वो तो ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा टॉपिक हो गया, जो आपके जिसकी कमांड आपको होनी चाहिए। ये ऐसा चाहिए, रिपोर्ट वगैरह का कोई खास नहीं बनता है, ठीक है। लिबरल डेमोक्रेसी एंजॉयड बाय द एवरेज इंडियन नाउ डाउन टू द लेवल एट लीस्ट इन 1975 व्हेन इंदिरा गांधी डिक्लेयर्ड द स्टेट ऑफ इमरजेंसी। तो इनका ये कहना है कि इंडिया में डेमोक्रेसी उतनी ही नीचे चली गई है जितनी 1975 में इंदिरा गांधी के टाइम पे गई थी। ये इस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है। ये रिपोर्ट जो है 4 हिस्सों में डेमोक्रेसी डिवाइड करती है। देखिए, वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी इसका नाम ही है, जो वी डेम ऑर्गेनाइजेशन ऐसे रिलीज करती है, वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की अलग अलग डिग्री होती हैं, वैरायटीज होती हैं। जैसे एक होती है लिबरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी एंड द क्लोज ऑटोक्रेसी, ठीक है। लिबरल डेमोक्रेसी जैसे कुछ यूरोपियन कंट्री का आप एग्जांपल दे सकते हो, अमेरिका का भी, इवन आप यहाँ पे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आप उसका एग्जांपल दे सकते हो। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में भी आप जैसे ब्रिटेन हो गया है और कुछ कंट्रीज हो गई यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। इंडिया इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी के लेवल पे था पहले। अब इंडिया इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में और स्कोर हमारा डाउन हो गया है, ऐसा इस रिपोर्ट का कहना है, ठीक है। माइनॉरिटी राइट्स, इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी के साथ जो इश्यूज होते हैं, उस तरह के बहुत सारे एग्जांपल आप यहाँ पे दे सकते हो। तो डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी में जो है बेसिक बेसिक फर्क क्या होता है, ये चीज हम लोग ने 2-3 दिन पहले भी किया था। डेमोक्रेसी का सीधा सा मतलब होता है भैया, ये आम आदमी का जो, डेमो मीन्स पीपल, है ना, आम आदमी। तो जब आम आदमी खुद अपने ऊपर रूल करता है तो उसे हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। जब वो डिसीजन खुद लेती है, एक सोसाइटी जब अपने डिसीजन खुद लेती है, दैट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब वो डायरेक्ट भी ले सकती है, इनडायरेक्ट भी ले सकती है, क्योंकि डेमोक्रेसी तो इनडायरेक्ट भी होती है और डायरेक्ट भी होती है। इंडिया में तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, हम लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू अपने आप को रूल करवाते हैं। वोट तो हम ही देते हैं ना, तो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को हम लोग पावर देते हैं कि आप रूल्स बनाइए, आप सोसाइटी को रन करिए। तो ये एक डेमोक्रेसी का जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जिसको आप कह सकते हो।
तो यहाँ पे जो सरकार को जो पावर है, स्ट्रेंथ है, वो जनता के द्वारा दी जाती है। सरकार जनता को पावर नहीं देती है, जनता सरकार को पावर देती है, क्योंकि सरकार जनता के द्वारा ही इलेक्ट की गई होती है। यहाँ पे प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन होता है, रूल्स होते हैं, रूल ऑफ लॉ होता है, राइट्स होते हैं, राइट? इंडिविजुअल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, वो सब होते हैं। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ऑटोक्रेसी में ये सब नहीं होता, वहाँ पे अथॉरिटी होती है। वो अथॉरिटी किसी एक आदमी की भी हो सकती है, वो अथॉरिटी एक ग्रुप ऑफ पीपल की भी हो सकती है, जिनके खास मित्रगण होते हैं, ठीक है? उनकी भी हो सकती है, 2-4 लोग मिलके, ठीक है? इंडस्ट्रियलिस्ट, ओलिगार्क्स, वो सब भी कर सकते हैं। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इट। ऑटोक्रेसी में सारी पावर उन्हीं के हाथ में होती है। कोई आम जनता का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता किसी भी तरह का। कई बार इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे भी, जैसे आप रशिया का एग्ज़ाम्पल ले सकते हो। इलेक्शंस कई बार होते हैं, नज़र आता है ऊपर-ऊपर से इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कोई अपोज़िशन पार्टी ही नहीं है। अगर अपोज़िशन है, तो इलेक्टरल कमीशन जो है वो फ्री एंड फेयर नहीं है, अनबायस्ड नहीं है। दिखने में लगेगा इलेक्शन हो रहा है, लेकिन सबको रिज़ल्ट पहले से ही पता होता है। पाकिस्तान में बहुत भयंकर होता है ये, राइट? तो ये होता है ऑटोक्रेसी। इसमें बहुत कुछ सेंसर्स किया जाता है। वो आपका रिलीजन सेंसर कर देंगे, बुक्स सेंसर कर देंगे, मैगज़ीन्स को बैन कर देंगे, यूट्यूब चैनल्स को डिलीट करवा देंगे, आपके ट्विटर अकाउंट्स को डिलीट करवा देंगे। ऐसी बहुत सारी, आपको जो अपोज़िशन पॉइंट ऑफ व्यू है उनको जेल में डलवा देंगे, है ना? वो इस तरह की चीज़ें जो हैं यहाँ पे होती हैं ऑटोक्रेसी के अंदर, ठीक है? जर्नलिस्ट को अरेस्ट करवाएँगे, क्योंकि जो अपोज़िशन व्यूज़ जहाँ से भी आएगा, उसको सेंसर करने की कोशिश करते हैं। तो वो होती है ऑटोक्रेसी। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए, इंडिया में डेमोक्रेसी है या ऑटोक्रेसी है? कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो अपने विचार, ठीक है? उसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए जी, टाइम टू प्रोहिबिट जजेस फ्रॉम द जॉइनिंग पॉलिटिक्स, ठीक है? अब देखिए ज़रा, मामला आता है बंगाल से। वेस्ट बंगाल में जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय जी, इन्होंने रिज़ाइन किया। रिज़ाइन करने के बाद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जॉइन कर लिया, और इन्होंने मीडिया में बताया कि जब वो जज थे, तो ही वाज़ अप्रोच्ड बाय द बीजेपी एंड ही आल्सो अप्रोच्ड बीजेपी। तो दोनों तरफ से श्योरिटी हुआ होगा कि आप रिज़ाइन कर दीजिए, जॉइन कर लीजिए, तभी किया होगा। जब ये जज थे, तब भी इनका जो टेन्योर था वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है। इन्होंने एक बार टीवी में चैनल में वेस्ट बंगाल सरकार को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था, जब वहाँ पे स्कूल जॉब्स के लिए जो ब्राइब वाला जो बहुत बड़ा स्कैम हुआ था बंगाल के अंदर, उसके ऊपर इन्होंने टीवी में इंटरव्यू दे दिया था, जबकि वो मामला कोर्ट में चल रहा था। तो एक जज को टीवी इंटरव्यू नहीं देना चाहिए, पहली बात तो। अगर आप दे भी रहे हो तो नॉर्मल बातों पे दीजिए ना। आप किसी ऑनगोइंग मामले पे क्यों दे रहे हो? तो ये तो वैसे भी रूल के अगेंस्ट में है। हमारे सीजेआई ने, सुप्रीम कोर्ट ने खूब उनको डाँटा था उस टाइम पे भी, आप ये क्यों कर रहे हो? इवन उनके जो खुद जो जजेस थे, फेलो जजेस, उनके खिलाफ भी उन्होंने कई बातें बोली हैं, करप्शन के चार्जेस लगाए, वो सब करके। ख़ैर, उनका कंट्रोवर्शियल उनका टेन्योर रहा, वो एक अलग बात है। लेकिन अब उन्होंने बीजेपी जॉइन कर लिया है। लेकिन क्या ऐसा इंडिया में पहली बार हुआ है कि कोई जज किसी पॉलिटिकल पार्टी को जॉइन कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी-कभी वो राज्यसभा के थ्रू आते हैं पॉलिटिक्स में, कभी-कभी ओपनली भी आते हैं, और अभी नहीं, पहले भी आते रहे हैं। 1967 में चीफ जस्टिस जो है कोका शुबा जी, इन्होंने रिज़ाइन किया था प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने के लिए एज़ अ कांग्रेस कैंडिडेट। 1983 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जज थे बहरुल इस्लाम जी, इन्होंने रिज़ाइन किया था, राज्यसभा से इलेक्ट होके आए थे। ऐसे 1950s में भी ऐसे एग्ज़ाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। राज्यसभा से जो है जज आ रहे हैं। तो ये प्रेसिडेंट सेट है, पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन अगर पास्ट में कोई गलती हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको आधार मान के जो है प्रेज़ेंट में भी आपको गलती करने की छूट मिल जाती है। एक दिन तो उस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा ना। तो एक तो यहाँ पे ये चीज़ है। लेकिन जजेस अपनी रिटायरमेंट के बाद या रिज़ाइन करने के बाद तुरंत पॉलिटिक्स क्यों जॉइन कर रहे हैं? क्या इसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस हैं हमारे पास? आंसर इज़ नो। इवन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर भी इसके ऊपर अच्छी खासी डिस्कशन हुई थी कि क्या जजेस को अपनी रिटायरमेंट के बाद या रिज़ाइन करने के बाद, देखिए रिज़ाइन तो कोई जज करेगा नहीं, रिज़ाइन तो तभी करेगा जब उसको कोई जॉइन करना होगा। लेकिन फिर भी क्या रिटायरमेंट के बाद उसको जॉइन करना चाहिए? उस समय कहा गया कि नहीं, हम इस पे कोई रूल बनाएंगे ही नहीं।
जजेस के बिहेवियर के ऊपर हम लोग कुछ एक्सटर्नल प्रेशर नहीं डालेंगे, क्योंकि ये माना ही जाता है कि एक जज इम्पार्शियल होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने की शपथ लेता है, तो उसके ऊपर हम ज़्यादा रूल्स उसके नहीं लगाएंगे, ऐसा उस समय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर कहा गया। क्योंकि जजेस को एक ना बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दी गई है हमारे देश में। आर्टिकल 217, आर्टिकल 124, मतलब जजेस को हटा नहीं सकते। एक बार कोई जज बन गया हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, तो उसको हटाना इज़ लाइक प्रेसिडेंट के बराबर हटाना। हम इम्पीचमेंट बहुत बड़े लेवल पे ये बात हो जाती है। हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन जजेस को मिला है। जबकि रिटायरमेंट के बाद जजेस किसी पॉलिटिकल पार्टी को जॉइन करें या ना करें, उसके लिए कोई रूल्स हमारे यहाँ पे बने ही नहीं हुए हैं। आप जॉइन कर सकते हो। इवन यूट्यूब पे स्पीच भी पड़ी है अरुण जेटली जी की, आप वो जाके देख सकते हो। उन्होंने साफ-साफ कहा है कि एक जज को पॉलिटिक्स जॉइन नहीं करनी चाहिए। एटलीस्ट 3 से 5 साल का एक एक कूल ऑफ पीरियड जिसको बोलते हैं, वो पीरियड होना चाहिए, राइट? आप रिटायरमेंट लीजिए 2-3 साल तक, अपनी जो एक्सपर्टीज़ है, आपको एक्सपीरियंस मिला है, उसको समाज की भलाई के लिए लगाइए। अपना आराम से रिटायरमेंट का मज़ा लीजिए, बुक्स लिखिए, सेमिनार्स करिए, अवेयरनेस फैलाइए लोगों में। हाँ, वो आप सोचने का टाइम भी आपको मिल जाएगा। फिर अगर आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी जॉइन करनी है, आप कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा एक डिसेंट वे में, एक जो डिग्निफाइड एक पोज़ीशन है, उसको मेंटेन करते हुए आप कर सकते हो। लेकिन आप इस तरह से करोगे, रिज़ाइन करके तुरंत नेक्स्ट डे पॉलिटिकल पार्टी जॉइन कर रहे हो, तो येस, जनता का ट्रस्ट तो कम होगा ही होगा उससे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और इवन आपके डिसीज़न के ऊपर सवाल भी खड़े होंगे, कि जब आप थे उस पोज़ीशन में, जब जज थे, अपने टेन्योर के दौरान, क्या पूरी तरह से निष्पक्ष थे, अनबायस्ड थे? इसके ऊपर भी तो सवाल खड़े होंगे। तो आपने जो पुराने डिसीज़न लिए हैं, उनको भी तो रिव्यू किया जाएगा, राइट? और टाइमिंग भी तो देखिए ना, अब अभी इलेक्शंस होने वाले हैं। अभी आप ये चीज़ कर रहे हो, तो साफ-साफ नज़र आ रहा है कि ये पॉलिटिकल मूव मूव हो सकता है। तो जनता का थोड़ा-सा ट्रस्ट कम होता है, और जनता का ट्रस्ट खत्म हुआ है कि तो उसमें सब चीज़ें खत्म हो गई। जनता का ट्रस्ट पे ही सब कुछ चल रहा है ना। तो क्या सजेशन आप यहाँ पे दे सकते हो या होने चाहिए? पहली बात तो क्या, आर्टिकल तो ये कहता है कि जजेस को पूरी तरह से बाहर कर दो, कि जजेस अपने टेन्योर के बाद किसी भी तरह की एग्ज़ीक्यूटिव पोज़ीशन ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, ऐसा सीधा-सीधा रूल बना दो। उनकी जो डिसीज़न मेकिंग है वो बायस्ड नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह से, इम्पार्शियल होनी चाहिए, इंटेग्रिटी उसके अंदर होनी चाहिए, इक्वालिटी, प्रोप्राइटी, ये सब चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पब्लिक का कॉन्फिडेंस मेंटेन करने का सिर्फ़ और सिर्फ़ काम ही नहीं है, उनकी एक ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन है, जो जजेस को अपने उसमें ध्यान रखना चाहिए। Judges shall disqualify himself or herself from the participating in any proceeding in the which the judge is unable to decide the matter impartially, जिसे हम लोग recuse कहते हैं। किसी भी ऐसे डिसीजन का एक जज को पार्ट नहीं होना चाहिए जहां पे उसका हल्का भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इवन हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे मैटर को इन्वेस्टिगेट कर सकती है जहां पे उनको लगता है कि किसी हाई कोर्ट में या फिर लोकल कोर्ट में इस तरह की जो एक्टिविटीज हो रही हैं जहां पे एक जज पूरी तरह से इम्पार्शियल नहीं है, राइट? इस तरह की चीज़ें की जा सकती हैं। तो ये कुछ सजेशन वगैरह आप यहाँ पे दे सकते हो। बाकी जजेस की इम्पोर्टेंस है, और ऐसे कोई ऐसे रेयरेस्ट तो रेयर केस होते हैं, रोज़ तो ऐसे केस हो नहीं रहे हैं। लेकिन जब भी हो रहे हैं, बड़े केस हो रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें कभी-कभी होती हैं, उनका इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, राइट? तो ये थोड़ा-सा आप इस आर्टिकल को उस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ सकते हैं। बाकी अपने पास कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हैं। अ, इनमें से हो सकता है एक आधा आर्टिकल मैं कल भी उठा लूँ, बट ठीक है, अगर आपको पढ़ना है तो आप ये पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।